बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज बीएससी सेकेंड ईयर के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का अंतिम लेक्चर यानी 9वां लेक्चर है आपके साथ। तो आज बीएससी सेकेंड ईयर के 9वें लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की जो टॉपिक है बच्चों, हमारी आज की जो टॉपिक है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर आधारित होगी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। तो इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए बच्चों आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा लिगेंड्स के बारे में। जब लिगेंड्स के बारे में आप समझ जाओगे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बताना आसान हो जाएगा। देखिए लिगेंड्स क्या होते हैं, व्हाट इज लिगेंड्स। तो आप सबको पता है कि लिगेंड्स क्या होते हैं। तो लिगेंड्स के लिए आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनर होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन रीच होंगे, इलेक्ट्रॉन रीच होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन रीच होते हैं बच्चों उनको हम लोग लुईस बेस कहते हैं। यानी जो स्पीसीज लुईस बेस होंगे, इलेक्ट्रॉन रीच होंगे और इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, वो हमारे लिए लिगेंड का काम करेंगे बच्चों। वो किसका काम करेंगे? लिगेंड का काम करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन रीच और लुईस बेस ये सब किसके प्रॉपर्टी हैं? एक लिगेंड के। तो जब इस लिगेंड की बात हमने शुरू किया है तो इस लिगेंड के बाद से अपने इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं बच्चों। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हमारे पास दो तरह के लिगेंड प्रेजेंट हैं। हमारे पास कितने तरह के लिगेंड प्रेजेंट हैं? दो तरह के लिगेंड प्रेजेंट हैं। पहला लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड्स, और दूसरा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं? देखिए इस वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको समझिए। क्योंकि इस लिगेंड के पास भी, वीक फील्ड लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डोनर ये भी है, इलेक्ट्रॉन डोनर ये भी है और इलेक्ट्रॉन डोनर ये भी है। ये बात को समझिएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, लेकिन अंतर क्या है? लेकिन अंतर क्या है बच्चों? तो दोनों में अंतर क्या है कि ये जो वीक फील्ड लिगेंड है इलेक्ट्रॉन डोनर है लेकिन पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर है, पुअर डोनर है। और ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये रीच डोनर है। रीच डोनर मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इसकी लेस है। यानी पुअर डोनर का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी लेस है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, डोनेटिंग टेंडेंसी इसकी लेस है। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी मोर है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इसकी मोर है। यानी देखिए वीक फील्ड लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी डोनेट करेगा। इसको कैसे समझेंगे? देखिए समझ लीजिए, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए कि इसके पास 5000 रुपया है और इस स्ट्रॉन्ग फील्ड के पास मान लीजिए कि 5 करोड़ रुपया है। इसके पास 5 करोड़, इसके पास 5000। डोनेट करने के लिए कह रहे हैं कि तुम 2000 डोनेट कर दो, 2000 रुपए डोनेट कर दो। तो ये वीक फील्ड लिगेंड के पास 5000 है तो 2000 देने में सोचेगा, यानी आसानी से 2000 नहीं दे पाएगा। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन इतना अधिक नहीं है कि आसानी से डोनेट कर सके। तो ऐसे लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन उतना अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वह आसानी से डोनेट कर सकें। लेकिन इसके पास 5 करोड़ है, ऐसे कहें कि 2000 रुपया डोनेट कर दो, तो ये क्या करेगा? ले जाओ, उड़ाओ, खाना खाओ, मस्ती करो।
तो ये 2000 रुपये आसानी से डोनेट कर देगा, क्योंकि इसके 5 करोड़ में से 2000 जाएगा भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी जिस लिगेंड के पास एनार्मस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, बहुत एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जिसे कारण वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, तो ऐसे लिगेंड कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जिन लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो, तो वैसे लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। और देखिए पहली बात, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, देखो मैं इधर बता रहा हूं, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो बच्चों जब बॉन्ड फॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो उनका जो बॉन्ड जब फॉर्म करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ये पेयरिंग कराते हैं, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कराते हैं, पेयरिंग ऑकर्स। यानी ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम में बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, जो लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कराते हैं और इनर डी पर अटैक करते हैं, इनर डी अटैकिंग नेचर के होते हैं, इनर डी पर अटैक करते हैं। यानी इनर डी कहने का मतलब है बच्चों कि अगर आउटर मोस्ट सेल 4 होगा तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 3d ऑर्बिटल पर अटैक करेंगे, अगर आउटर मोस्ट सेल 5 होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 4d पर अटैक करेंगे। यानी इनर डी अटैकिंग नेचर के होते हैं और पेयरिंग करा करके अटैक करते हैं। पेयरिंग मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे पहले उन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कराएंगे और तब ये अटैक करेंगे। यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण पेयरिंग होता है। और वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं, इस वीक फील्ड लिगेंड के कारण जब बॉन्ड बनता है मेरे प्यारे बच्चों, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान इसमें पेयरिंग डज नॉट आकर, यहां पेयरिंग नहीं होती है, पेयरिंग डज नॉट आकर, इसमें पेयरिंग नहीं होती, पेयरिंग नहीं होती और ये आउटर डी पर अटैक करते हैं, आउटर डी अटैकिंग होते हैं, ये आउटर डी पर अटैक करते हैं बच्चों। आउटर डी अटैकिंग कहने का मतलब कि अगर आउटर मोस्ट सेल 4 है तो 4d पर अटैक करेंगे, आउटर मोस्ट सेल 5 है तो 5d पर अटैक करेंगे। यानी जो आउटर मोस्ट सेल होगा बच्चों, उस आउटर मोस्ट सेल पर ही अटैकिंग नेचर के होते हैं। तो ऐसे लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग कराएगा, पहले जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सब की पेयरिंग करा देगा और पेयरिंग कराने के बाद इनर डी से अटैक शुरू करेगा, इनर डी पर अटैक करेगा। और जब इनर डी पर अटैक करेगा तो ऐसे लिगेंड आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड को कैसे पहचानेंगे बच्चों, तो उसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं और इस ट्रिक के आधार पर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड को पहचान सकते हो और आसानी से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी समझ सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूं आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो बच्चों ध्यान दो, अब आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड पहचानना हम सिखाएंगे। तो उसके लिए आपको याद करना होगा इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। कैसे याद करेंगे, देखिए I माइनस Br माइनस HCl माइनस Cl माइनस H2 माइनस F माइनस OH माइनस, ये ऑक्जेलेटो है, ये ऑक्जेलेटो है, H2O NCS EDTA NH3 EnCnCO कोबाल्ट, कोबाल्ट करें कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने का जो ट्रिक है बच्चों, सबसे आसान तरीका आपको मैं सिखा दूं। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक ले लीजिए, आई बर्बादी सनी कल से फरार, ओह ऑक्जेलेटो पानी में नशा। उसके बाद EDTA अमोनिया इन कनाडा कोलंबो। याद करने का तरीका कैसे है, आई बर्बादी सनी कल से फरार, ओह ऑक्जेलेटो पानी में नशा, EDTA अमोनिया इन कनाडा कोलंबो।
देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए मान लीजिए कि सनी किसी की गर्लफ्रेंड है, ये सनी किसी की गर्लफ्रेंड है और ये कल ही से फरार हो गई है। तो जब फरार हो गई है तो भाई पानी में नशा मिलाकर ही काम चलाना पड़ेगा, आप समझदार हो। तो पानी में नशा मिला के पी रहे हैं और ईडीटी अमोनिया उसको खोजने के लिए कनाडा और कोलंबो गए हैं। तो याद करने का तरीका कैसे याद करेंगे, तो आई बर्बादी, सनी कल से फरार, ओह ऑक्जेलेटो पानी में नशा, ईडीटी अमोनिया इन कनाडा कोलंबो। अब ये जो होगा वीकेस्ट लिगेंड होगा, वीकेस्ट लिगेंड, ये सबसे वीक लिगेंड होगा, ये सबसे वीकेस्ट होगा, वीकेस्ट लिगेंड होगा बच्चों। और ये जो होगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होगा। तो आपको एक बात पता चल रही है कि जब लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट बढ़ने में बच्चों लिगेंड की जो स्ट्रॉन्गनेस और लिगेंड की स्ट्रॉन्गनेस और लिगेंड की वीकनेस क्या हो रही है, लिगेंड की स्ट्रॉन्गनेस बढ़ती जा रही है। ये बात आपको समझ में आ रही है, बोलिए। लिगेंड की स्ट्रॉन्गनेस बढ़ती जा रही है कैसे, जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो लिगेंड की स्ट्रॉन्गनेस बढ़, इधर से इधर चलने पर लिगेंड की स्ट्रॉन्गनेस बढ़ेगी। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो आयोडीन होगा। याद करने का तरीका, आई बर्बादी, सनी कल से फरार है, ओह ऑक्जेलेटो पानी में नशा मिला के पी रहा है, यानी ऑक्जेलेटो एक आदमी है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सनी है और उसके दो दोस्त हैं ईडीटी और अमोनिया। तो देखिए ऑक्जेलेटो की जो ऑक्जेलेटो इसकी गर्लफ्रेंड है सनी, तो क्या कह रहा है, आई बर्बादी, सनी कल से फरार। ऑक्जेलेटो की जो गर्लफ्रेंड सनी वो कल से फरार है और ऑक्जेलेटो क्या कर रहा है, पानी में नशा मिला के पी रहा है और ईडीटी अमोनिया कनाडा कोलंबो में खोज रहे हैं। तो ये तरीका याद रखिएगा, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है कि जो आई सबसे वीक लिगेंड होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे स्ट्रांग लिगेंड होगा। और इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वीक लिगेंड है और कौन सा स्ट्रांग लिगेंड है, तो आइए यहाँ पर बेस्ट ट्रिक देखते हैं। CN और OX ये दो है। CN का मतलब हो गया कार्बन और N का मतलब हो गया नाइट्रोजन और O का मतलब हुआ ऑक्सीजन और X का मतलब हुआ हैलोजन। हैलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जिस लिगेंड का डोनर एटम कार्बन और नाइट्रोजन होगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाएगा। यानी जिस लिगेंड का डोनर एटम कार्बन और नाइट्रोजन होगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाएंगे, यानी वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की श्रेणी में रखे जाएंगे। और जिस लिगेंड का डोनर एटम हाइड्रोजन और हैलोजन होगा वो वीक फील्ड लिगेंड कहलाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? बताइए कि जब किसी भी डोनर एटम, किसी भी लिगेंड का डोनर एटम कार्बन और नाइट्रोजन होंगे तो वो आपके बच्चों क्या कहलाएंगे, वो आपके डोनर एटम अगर कार्बन और नाइट्रोजन होंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाएंगे। और यहां पर मैंने लिखा है सीनॉक्स, तो यानी सीनॉक्स का मतलब देखिए फिर से मैं बता देता हूं आपको कि सीनॉक्स का क्या मतलब हुआ। यहां पर लिखा गया था सीनॉक्स, ये सीनॉक्स का मतलब बेस्ट ट्रिक है आपके लिए, सबसे बेस्ट ट्रिक है सीनॉक्स। इसका क्या मतलब हुआ, तो जिस लिगेंड का डोनर एटम कार्बन और नाइट्रोजन होगा वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे और जिसका डोनर एटम ऑक्सीजन और हैलोजन होगा, ऑक्सीजन और हैलोजन होगा, वो आपके वीक फील्ड लिगेंड कहलाएंगे। तो अब आप पहचानना आसान हो गया कि इससे हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकाल लेंगे कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है, कौन सा लिगेंड वीक है। तो यहां से आपको याद रखना है कि I माइनस अगर दे दिया कि आयोडीन में और वाटर में ज्यादा स्ट्रांग लिगेंड कौन है, तो आप बताओगे कि वाटर है। आयोडीन यहाँ पर ब्रोमीन में और साइनाइड में ज्यादा स्ट्रांग लिगेंड कौन है, तो आपका साइनाइड है। यानी इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से वीकनेस
और स्ट्रांगनेस का बोध करा लेंगे, और इस ट्रिक से, सिनॉक्स ट्रिक से, उसमें कौन सा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, इससे हम लोग अपने लिगेंड के वीक फील्ड और स्ट्रांग फील्ड होने के जो क्राइटेरिया उसको पता कर लेंगे। तो ये आपको अभी सिनॉक्स से अलग आपको सिलेबस में मिलने वाला नहीं है, यानी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन के अलावा आपके सिलेबस में अदर किसी लिगेंड के बारे में बात नहीं की गई है। तो यहां पर याद रखिएगा कि जिसका डोनर एटम कार्बन और नाइट्रोजन होगा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा, और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग कराएगा और इनर डी पर अटैक करेगा, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो बिना पेयरिंग कराए आउटर डी पर अटैक करेगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो सिनॉक्स याद रखिए कि कार्बन, नाइट्रोजन डोनर एटम तो स्ट्रांग फील्ड, और ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर एटम तो वीक फील्ड लिगेंड। ये बात आपको समझ में आई? तो चलिए, और ये याद रखिएगा, आई बर्बादी सनी कल से फरार, ओ ऑक्सीडेटो पानी में नशा, EDTA अमोनिया इन कनाडा कोलंबो। इसका ट्रिक है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखने के लिए कि कौन सा दो लिगेंड दिए रहेंगे तो दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा, इस ट्रिक से निकालेंगे, और स्ट्रांग फील्ड है कि वीक फील्ड है इस सिनॉक्स ट्रिक से निकालेंगे बच्चों। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिए, और आइए अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की शुरुआत करते हैं। तो मैं जरा गेट आउट हो रहा हूं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो आइए बच्चों, ध्यान दीजिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, इसको समझते हैं। तो देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी वो सबसे पहले पाउलिंग साहब के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? पाउलिंग साहब के द्वारा दी गई थी। पाउलिंग साहब ने सबसे पहले इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रपोज किया था। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पहले समझते चलिए क्या होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है, तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए बच्चों हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में समझने से पहले, बॉन्डिंग को समझने से पहले हम आपको बता दें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, द सेंट्रल मेटल एटम लॉसेज ए रिक्विजिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इट्स आयन। सबसे पहला काम क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम, आयन मतलब कि अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता है बच्चों। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो सबसे पहले अपने आप को आयन में, यानी अपने आप को अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर लेगा। ये पहला पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू पाउलिंग एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सबसे पहले क्या होगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है अपने आप को ऑक्सीडेशन स्टेट में, अपने स्वयं के ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी अपने आयन में चेंज कर लेगा। कैसे? बाय लूजेज द रिक्विजिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आवश्यक इलेक्ट्रॉनों को लूज करके अपने आप को ऑक्सीडेशन स्टेट यानी आयन में चेंज कर लेगा बच्चों। और ये चूंकि मेटल का एटम है तो कैसा आयन बनाएगा? पॉजिटिव आयन में चेंज होगा, जिसको कहते हैं कैटायन। यानी सेंट्रल मेटल एटम अपने आप को कैटायन में चेंज करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सेंट्रल मेटल कैटायन मेक्स अवेलेबल ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वैकेंट s, p and d ऑर्बिटल इक्वल्स टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा वो सेंट्रल मेटल एटम अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, ये याद रखिएगा, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? तो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम विथ लिगेंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर s, p और d ऑर्बिटल को खाली करेगा। s, p और d ऑर्बिटल को खाली करेगा बच्चों। कितना sp-d ऑर्बिटल खाली होगा? तो उस मेटल का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल बनाएगा, s, p और d के 4 ऑर्बिटल को खाली करेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो 6 s, p और d ऑर्बिटल को खाली करेगा। अगर 7 होगा तो 7 ऑर्बिटल को खाली करेगा। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे पहला काम क्या करेगा सेंट्रल मेटल एटम? तो सबसे पहले अपने आप को
किसमें चेंज करेगा, आयन में, यानी अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर क्या करेगा, तो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर एस पी और डी ऑर्बिटल को खाली करेगा। और जो एस पी और डी ऑर्बिटल खाली हुए हैं, ये एस और पी और डी ऑर्बिटल खाली हुए हैं, ये सभी एस पी और डी ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग है। तो इन सबकी एनर्जी एक करने के लिए सबको क्या कर देगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज कर देगा बच्चों। हाइब्रिडाइज करने का मतलब कि आपस में मिला देगा और मिला करके एक नया ऑर्बिटल बनाएगा जो एनर्जी में और ज्योमेट्री में एक जैसी होंगी। विच हैव डिफरेंट ज्योमेट्री एंड एनर्जी। देखिए एक छूट गया, एंड एनर्जी। ज्योमेट्री और एनर्जी दोनों सेम होगी, यानी एस की एनर्जी अलग है, शेप अलग है, पी की एनर्जी अलग है, ज्योमेट्री अलग है, डी की एनर्जी अलग है और ज्योमेट्री अलग है। तो क्या किया जाएगा, इन सबको मिला के नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा जिसकी ज्योमेट्री और एनर्जी एक जैसी होगी। यहां तक की बातें आपको समझ में आई कि सेंट्रल मेटल एटम पहले पॉजिटिव आयन में चेंज होगा, फिर वो पॉजिटिव आयन अपने अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर एस पी और डी ऑर्बिटल को खाली करेगा और ये एस पी डी ऑर्बिटल अलग अलग एनर्जी और अलग अलग ज्योमेट्री के होंगे। तो सबको मिला करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा जिसकी ज्योमेट्री और एनर्जी दोनों सेम होगी। अब यहां तक की बात के बाद बच्चों चौथा पॉइंट आता है कि एवरी लिगेंड हैज एटलीस्ट वन फील्ड ऑर्बिटल which overlap with vacant orbital of central metal atom to form metal ligand sigma bond। यानी जो भी यहां पर ऑर्बिटल खाली हुए हैं, अब उसमें लिगेंड की कहानी शुरू होती है बच्चों। ये लिगेंड के पास आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। तो जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड क्या करेंगे, तो हर एक लिगेंड के पास कम से कम एक फील्ड ऑर्बिटल जरूर होता है। हर लिगेंड के पास एक फील्ड ऑर्बिटल जरूर होता है और वो उस फील्ड ऑर्बिटल को क्या करते हैं, इसके वैकेंट ऑर्बिटल यानी सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में ओवरलैप करा देते हैं और ओवरलैप करा करके मेरे प्यारे बच्चों मेटल लिगेंड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मेटल लिगेंड बॉन्ड कैसा बॉन्ड, तो मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का चौथा पॉइंट था। और चौथे के बाद पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर किसी भी कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक बिहेवियर को बता सकते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ और इस हाइब्रिडाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हो गए, तो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो डायमैग्नेटिक बनेगा। और अगर सारे कॉम्प्लेक्स में अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ और हाइब्रिडाइजेशन के बाद अगर सारे इलेक्ट्रॉन में से एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिल गया, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला तो उसको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है। यानी ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे पाउलिंग साहब के द्वारा दिया गया था और इस थ्योरी के अनुसार क्या बताया गया बच्चों कि हमारे सेंट्रल मेटल एटम सबसे पहले अपने आप को, इसके लिए आप रेफरेंस जो ले सकते हैं ओपी टंडन की किताब में पेज नंबर 686 पर जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी, हूबहू यही मिलेंगी। तो देखिए आपको मैंने बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको बताया गया बच्चों कि जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं सबसे पहले अपने आप को ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करते हैं, यानी अपने आप को आयन में चेंज करते हैं। और आयन में चेंज करने के बाद दूसरे पॉइंट में क्या बताया कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चे, उतने ऑर्बिटल को खाली किया जाएगा। लिगेंड आने वाले हैं तो लिगेंड कहेगा कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो लिगेंड के स्वागत करने के लिए ये अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर सेंट्रल मेटल एटम क्या करते हैं बच्चों, तो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ऑर्बिटल को खाली करके रखते हैं क्योंकि लिगेंड आने वाले हैं। तो लिगेंड आने वाले हैं तो अपने दिल को ये बिछाने वाले हैं। कौन, सेंट्रल मेटल एटम अपने दिल को कैसे बिछाते हैं, तो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर sp और d ऑर्बिटल को खाली कर लेते हैं। अब sp और d ऑर्बिटल खाली हो गए तो लिगेंड आएंगे तो कहेंगे तो s का एनर्जी कम है,
हम कम एनर्जी वाले में नहीं रहेंगे, हम ज़्यादा एनर्जी वाले में जाएंगे। कोई कहेगा हम ज़्यादा वाले में जाएंगे, कम वाले में नहीं जाएंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम को बुरा लगेगा, क्योंकि मेहमानों के साथ दोहरा व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि एस की एनर्जी अलग है, पी की एनर्जी अलग है, डी के। तो ये क्या करता है सेंट्रल मेटल एटम, सबको मिला करके एक जैसा बना देता है। लो भैया हाइब्रिडाइज कर दिया हमने, एस की भी एनर्जी पी के बराबर, पी की एनर्जी डी के बराबर, और सब की ज्योमेट्री एक जैसी कर दी। जो एस की ज्योमेट्री हो गई पी की, वही डी की, हाइब्रिडाइज करके मिला के मिक्स कर दिया। और इस तरह से जितने ऑर्बिटल को मिलाया उतने नए ऑर्बिटल बने, जिनकी ज्योमेट्री और एनर्जी दोनों सेम थी, और सेम एनर्जी और सेम ज्योमेट्री के हाइब्रिड ऑर्बिटल थे वो वैकेंट थे, खाली किया गया था। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल जो आपस में मिले तो उनकी ज्योमेट्री और एनर्जी एक जैसी हो गई। अब लिगेंड आएगा तो किसी में जाए, क्योंकि सबकी एनर्जी तो फिक्स हो चुकी है, एक जैसी हो चुकी है, और सबका ज्योमेट्री भी एक जैसा हो चुका है बच्चों। तो लिगेंड आसानी से किसी भी ऑर्बिटल में जा सकता है। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। अब लिगेंड आ गए हैं, तो ये कह रहा है कि मैं अपने दिल को तो बिछा दिया हूं, अब लिगेंड आएंगे। तो लिगेंड आते हैं तो अपने साथ भरा हुआ ऑर्बिटल लाते हैं। लिगेंड आते हैं, ऑर्बिटल लाते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन खिलखिलाते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, इनके खाली वाले ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैप कर दिया जाता है। यानी लिगेंड का भरा हुआ ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो गए, और जैसे ही ओवरलैप हुआ मेरे प्यारे बच्चों, मेटल लिगेंड का बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो यहां तक कि इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कहानी समझ में आई। और एक चीज और, इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर को भी बता सकते हैं। कैसे? तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद अगर उसके ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन आपको पेयर्ड मिल गए, सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो वो कॉम्प्लेक्स आपका होगा डायमैग्नेटिक। और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन में से एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिला, एक को इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिला, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्या आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आई है? बिल्कुल आई होगी। तो अगर नहीं आई होगी तो कमेंट करके बताएं, हम उसको आपको अलग से बता दिया जाएगा। तो चलिए मैं इसको आउट हो जाता हूं, आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं एग्जाम्पल पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब हम आपको एग्जाम्पल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताते हैं। तो इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आपको दो तरह के कंपाउंड के लिए पढ़ना है। एक कंपाउंड पढ़ना है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो 6, और एक पढ़ना है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो 4। तो ये जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वही आपके सिलेबस में है, और उसी के एग्जाम्पल को आपको यहाँ पर पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो आइए शुरू करते हैं इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स से। पहला एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं, K4 FeCN6। अब यहां पर एक चीज आपको बताया था मैंने, ये आपको याद रखना है, आपको याद रखना है CNOX, ये जिसके डोनर एटम कार्बन और नाइट्रोजन होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और जिसके ऑक्सीजन और हेलोजन होंगे वो वीक फील्ड लिगेंड होगा। ये याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कराते हैं, वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कराते। ये इनर डी पर अटैक करते हैं, ये आउटर डी पर अटैक करते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहला कि इसमें हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये अपने आप को सेंट्रल मेटल एटम बच्चों अपने आप को ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है पहले निकाल लें। तो जिसको निकालना होता है उसका एक्स मानते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन Fe निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, तो +1 कितने पोटेशियम है तो 4, प्लस Fe का निकालना है तो x, प्लस साइनाइड का हमको पता है कि Cn-1 होता है, तो एक साइनाइड का -1 और 6 साइनाइड है, और ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 + x - 6 = 0। तो x इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, -6 प्लस x हो जाएगा +2। यानी हमारा आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 है। ये बात आपको समझ में आ रही है।
ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब क्या करेंगे, अब नेचर ऑफ लिगेंड देखेंगे तो CN- तो साइनाइड में डोनर एटम नाइट्रोजन है, और जब नाइट्रोजन डोनर एटम होता है तो नेचर ऑफ लिगेंड होगा बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। नेचर ऑफ लिगेंड क्या होगा, तो नेचर ऑफ लिगेंड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन कितना है, तो यहाँ पर आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितने बॉन्ड बने हैं बच्चों, तो 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कितने ऑर्बिटल खाली करेगा, तो 6 ऑर्बिटल खाली करेगा। कैसे करेगा, तो आइए देखते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, आयरन का एटॉमिक नंबर 26। तो जब आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है तो कैसे भरेंगे, तो आर्गन गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके बाद होगा 4s2 और 3d6, 4s2 3d6। और चूंकि हमारा आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +2 ऑक्सीडेशन में, तो यहां पर Fe का 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बोलो हर हर महादेव। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो निकल के बाहर भाग गया, तो क्या बच गया, 4s में 0 हो गया, तो ये हो गया 3d6 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए इसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं Fe का। Fe26 2+ इक्वल टू क्या होगा, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3d में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 3d ऑर्बिटल। 4s वैकेंट है और 4p भी वैकेंट है, क्योंकि 4p जैसे 4 आ गया 4th ऑर्बिटल, तो उसमें s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा, f भी होगा। ये सब जो अगर देखिए 4s तक ही आपको हो गया सर, 4s तक ही है, तो 4 आ गया तो उसमें p और d और f भी प्रेजेंट है, लेकिन वैकेंट स्टेट में प्रेजेंट है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ये हमारा हो गया 4s और ये हो गया 4p। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है। और चूंकि नेचर ऑफ लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कराते हैं। कैसे कराएंगे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग, तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके इसमें भेज देंगे और इसको उठा करके इसमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी और d ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, देखिए ये ऑर्बिटल खाली हो गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, 4s और 4p, ये हो गया आपका 4s और ये हो गया 4p और ये हो गया 3d। तो 3d में पेयरिंग करा दिया गया है किसके द्वारा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के द्वारा, क्योंकि ये पेयरिंग करा देते हैं। ये आपको मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑलवेज पेयरिंग करा देंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑलवेज पेयरिंग करा देंगे, तो क्या बनेगा, ये और 2 ऑर्बिटल खाली हो गया, ये 2 ऑर्बिटल खाली हो गया। और हाइब्रिडाइज कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो 6 में पहले इनर डी पर अटैक करेंगे, तो 2 इनर डी का 2, ये 3 और ये sp3, यानी देखिए 3p 1s और 2d, 2 3 और 3 6, ये 6 ऑर्बिटल मिलके बनाएंगे d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये समझ में आया कि d2 sp3, d क्यों पहले लिखे, क्योंकि इनर डी पर अटैक किया है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बच्चों। तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, कैसी ज्योमेट्री बनेगी। देखिए जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, इस तरह की ज्योमेट्री होगी। सेंट्रल मेटल एटम है Fe, इसके साथ 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं, ये आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। समझ में आया, बोलिए। CN और इसमें 4 माइनस,
ये आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई बच्चों। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ? तो नेचर ऑफ लिगेंड जो था वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण पेयरिंग हुई, और पेयरिंग के कारण इनर डी पर अटैक किया, और इनर डी पर अटैक किया टू D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिल गई। और जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिल गई तो इसके बाद अगर पूछूं कि बताइए कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, तो आप सीधे देख रहे हो, सीधे सीधे शब्दों में देख रहे हो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन के बाद पेयर हैं। तो ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर, आर इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो डायामैग्नेटिक नेचर का होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये समझ में आया आपको? बोलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। समझ में आया है? ये सिनॉक्स याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा जब कोऑर्डिनेशन, जब डोनर एटम कार्बन और नाइट्रोजन होगा, और जब डोनर एटम ऑक्सीजन और हेलोजन होगा तो वीक फील्ड लिगेंड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आउट हो चुका हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले एग्जांपल पे चलते हैं। दूसरा एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का बच्चों, K4FeCl6। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम अपने आप को ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर लेगा। तो पहले निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe क्या हो जाएगा? तो पोटेशियम का होता है +1, और 4 बार है तो +1 × 4, और प्लस आयरन का निकालना है तो जेकर निकाले के होला बबुआ ओकर के x मान लेते हैं, और क्लोरीन का -1 होता है, 6 क्लोरीन आया है, ऊपर कोनो चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर मान लेंगे। तो 4 + x - 6 = 0, तो x = +2 आएगा। यानी यहाँ पर भी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन कितना है बच्चों? तो 6 बॉन्ड बने हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और नेचर ऑफ लिगेंड्स क्या है? तो देखिए सिनॉक्स याद रखिए, इधर Cn होगा डोनर एटम तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और OX होगा तो वीक फील्ड लिगेंड होगा। यहाँ पर X मतलब हैलोजन, तो ये हैलोजन है तो नेचर ऑफ लिगेंड हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? यानी वीक फील्ड लिगेंड कहने का मतलब कि ये पेयरिंग नहीं कराएगा, आउटर डी पर अटैक करेगा। पेयरिंग नहीं कराएगा, आउटर डी पर अटैक करेगा। देखिए कैसे अटैक करेगा, ये ध्यान दीजिए। अब देखिए आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो ये अपने नियरेस्ट आर्गन गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और 4s2 और 3d6 को एक्टिव करता है। अब चूंकि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो यहाँ पर आयरन को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेंगे बच्चों। तो जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेंगे तो S के दोनों इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे। उड़ गए तो क्या बच्चा? 3d6 बच्चा ना। ओए हो याद आया कुछ? हाँ, अब 3d6 हुआ। अब देखिए, अब इसके हम लोग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को करेंगे। तो यहाँ पर 3d में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? तो 3d में कुल 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5, फिर 4s, फिर 4p, ये होगा, और इधर हो जाएगा 4d। दिख रहा है आप लोगों को? जरा मैं चेक कर लेता हूं। नहीं दिख रहा है, थोड़ा इधर करके बना दूं। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे किसका? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे आयरन का। तो आयरन के अंदर d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल और 4d ऑर्बिटल, सब ये वैकेंट पड़े हुए हैं।
ये देखिए ये हो गया 3D, 4S, 4P, 4D। अब आप सोच रहे हो कि सर 4D क्यों बनाए हैं? तो 4D इसलिए बनाए हैं कि नेचर ऑफ लिगेंड वीक फील्ड है, ये आउटर डीपर यानी आउटर मोस्ट सेल के डी ऑर्बिटल पर अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन थ्योरी या अपने नेचर के अनुसार। तो इलेक्ट्रॉन भरिए, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो एक आउटर डी पर, तो पहले एक एस, 3p और 3 और एक 4 हो गए, और 2 डी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। तो पहले एस, फिर 3p, फिर 2d, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चों। ये समझ में आया कि गया? देखिए डी पर क्यों ने अटैक किया? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड थे। 3D पर इसलिए अटैक नहीं किया, पेयरिंग नहीं कराया। आउटर डी पर अटैक किया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 थे, 6 वैकेंट ऑर्बिटल को लेगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों? फिर ज्योमेट्री होगी वही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। सेंट्रल मेटल Fe, इसके साथ 6 लिगेंड जुड़े हैं, तो 6 क्लोरीन को जोड़ देंगे, 6 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। ये 6 क्लोरीन जुड़ गए और इसके ऊपर 4 निगेटिव चार्ज होंगे, क्योंकि K4 प्लस काउंटर आयन है, तो 4 निगेटिव चार्ज। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसकी भी होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसकी भी होगी। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, सॉरी कोऑर्डिनेशन 8 करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो तो चाहे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो तो ज्योमेट्री ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल ही बनेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रांग फील्ड हो, ज्योमेट्री ऑलवेज बच्चों, ज्योमेट्री ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल बनेगी। अगर मैं पूछूं कि ये आपका जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, कैसे बताओगे? तो पैरामैग्नेटिक होगा। देखिए हाइब्रिडाइजेशन के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो पैरामैग्नेटिक, यहाँ तो 4 4 हैं, तो इसको कहेंगे पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा ये कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? आया कि गया? आया होगा। अब इसमें अगर कोई पूछे, अगर कोई आपसे पूछे कि कितना मैग्नेटिक नेचर है, कितना मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट को लिखते हैं म्यू से। म्यू इक्वल टू होता है अंडर रूट में n इंटू n+2, ये म्यू, जो इसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। जहां n क्या है? तो n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 4 इंटू 4+2, तो क्या मिलेगा? 4 2 6 4 24, अंडर रूट में 24 बराबर 4.9 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा इसकी यूनिट। इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 बोर मैग्नेटॉन होगा। ये समझ में आया? बोलिए। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है, और मैग्नेटिक बिहेवियर अगर है तो मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू इक्वल टू n इंटू n+2 वाले फॉर्मूले पर निकालते हैं, जहां n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट की इकाई होती है बोर मैग्नेटॉन। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? तो चलिए अब मैं इसको आउट हो गया हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। आपको जो एग्जाम्पल पढ़ना है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए पढ़ना है। तो जब वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो दो तरह की ज्योमेट्री बनती है।
एक ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल और एक ज्योमेट्री बनती है स्क्वायर प्लेनर। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कब बनेगी और ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कब बनेगी? तो जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी बच्चों, वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपकी जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी वो वीक फील्ड लिगेंड के लिए जनरली बनती है और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए बनती है। जनरली इन मोस्ट केसेस ये देखने को मिला है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वीक फील्ड लिगेंड के लिए बनती है और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए बनती है। ये याद रखिएगा। और एक ट्रिक और लेके चलिएगा, सिनॉक्स का ट्रिक, कि जब सी और यानी कार्बन और नाइट्रोजन डोनर एटम होंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होंगे तो वीक फील्ड लिगेंड, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। ये बातें इतनी समझ में आपको आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर NiCN4 का हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इसकी ज्योमेट्री बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बच्चों निकिल क्या होगा, तो निकिल का निकालना है तो निकिल का X मान लेंगे और प्लस साइनाइड का होता है -1। 4 बार आया है तो 4 से गुणा करेंगे और -2 ऊपर चार्ज है तो -2 के बराबर करेंगे। तो x - 4 = -2, तो x = हो जाएगा +2। यानी यहाँ पर हमारे निकिल महोदय का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +2 है। अब दूसरा चीज कि नेचर ऑफ लिगेंड कैसा है। नेचर ऑफ लिगेंड अकॉर्डिंग टू सिनॉक्स ट्रिक क्या कहता है कि डोनर एटम कार्बन और नाइट्रोजन में से कोई एक हो, तो डोनर एटम यहाँ पर नाइट्रोजन है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकिल कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकिल है 4। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिल गया और नेचर ऑफ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड मिल गया। तो अगली क्राइटेरिया क्या होगी, अब देखेंगे हम तमाशा कैसे। तो देखिए निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ निकिल। तो निकिल का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28। सड़क पे लेट, फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 28। हाँ ये देखिए आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव किया और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s2 और 3d8। 4s2 3d8। और चूंकि निकिल जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है बच्चों, निकिल जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो Na2 + 28 क्या हो जाएगा, आर्गन गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और 3d8। दू गो इलेक्ट्रॉनमा फुर्त उड़ जाई है सब, तो बचल का 3d8। तो आइए इसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। ये देखिए यहां पर 3d में 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 3d ऑर्बिटल। 4s में से इलेक्ट्रॉन उड़ गए हैं तो 4s वैकेंट होगा और 4p में 3 ऑर्बिटल खाली पहले ही से पड़ा हुआ है। 3d 4s 4p। अब देखिए नेचर ऑफ लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो लिगेंड जब स्ट्रॉन्ग फील्ड है बच्चों, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है 2 2 4 2 6 2 8, तो क्या कराएगा, पेयरिंग कराता। आपको बताया हूं ना कि नेचर ऑफ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो पेयरिंग हो जाती है। तो पेयरिंग हो गया तो क्या बना, ये बना ना 3d में 1 2 3 4 1 2 3 4 5, फिर 4s और फिर 4p 4s 3d टिंग डांग हो गया ना। अब देखिए यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए हमारे प्यारे बच्चों, एक ऑर्बिटल खाली हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनर ऑर्बिटल पर अटैक कर देगा, और जब इनर ऑर्बिटल पर अटैक कर देगा तो क्या बनेगा, एक d एक s। और 4 कोऑर्डिनेशन में तो कुल कितने ऑर्बिटल आएंगे, 4, एक d एक s और 2 p, तो d2sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा
D2sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो D2sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और जब एक कार्बन है D2 नहीं सॉरी DsP2 एक D आया 1 2 3 4 सॉरी वेरी सॉरी बच्चों, एक D एक S और 2 P, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ और जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो ज्योमेट्री हो जाएगा, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नेचर ऑफ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तेरी बल्ले बल्ले, ये हो गई बल्ले बल्ले ना। देखिए ज्योमेट्री हो गई। तो सेंट्रल मेटल एटम आपका निकिल है और निकिल के साथ 4 बॉन्ड बने हुए हैं, चारों कॉर्नर पर साइनाइड चमक रहा है और साइनाइड के चमकने के साथ ही इसके ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। ये इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई बच्चों, स्क्वायर प्लेनर। अब देखिए अगर पूछा जाए कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, और जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर होता है। ये बातें आपको समझ में आई कि गई? तो आई होगी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जब निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक चीज देखिए जब नेचर ऑफ लिगेंड वीक फील्ड होगा तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनेगी, और जब नेचर ऑफ लिगेंड स्ट्रांग फील्ड होगा तो इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर बनेगी। स्ट्रांग और वीक का निर्णय कहां से करेंगे? तो आपके सिलेबस के अनुसार केवल सिनॉक्स को पढ़ना है। डोनर एटम कार्बन नाइट्रोजन होगा तो स्ट्रांग फील्ड, डोनर एटम ऑक्सीजन और हेलोजन होगा तो वीक फील्ड। इसको याद रखिएगा। और ये ज्योमेट्री, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिल गए तो सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, या सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक। और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया तो हम लोग क्या कहेंगे? एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला तो पैरामैग्नेटिक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब अगला एग्जांपल है NiCl4 का, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और नेचर ऑफ लिगेंड वीक फील्ड का। देखिए कैसे समझेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? तो इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल कैसे निकलेगा? तो जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं, प्लस क्लोरीन का होता है -1, 4 क्लोरीन है और ऊपर कोई चार्ज है तो हाँ -2 चार्ज के इक्वल करेंगे। तो x - 4 = -2, तो x = +2 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? x = +2 हो गया। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकिल कितना है? 4 बॉन्ड है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। और नेचर ऑफ लिगेंड कैसा है? नेचर ऑफ लिगेंड अकॉर्डिंग टू सिनॉक्स बताइए। सिनॉक्स के अनुसार से ये लिगेंड कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि हैलोजन है तो ये वीक फील्ड लिगेंड है। यानी वीक फील्ड है जो मतलब पेयरिंग नहीं कराएगा, आउटर डी पर अटैक करेगा। चलिए देखिए, अब निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। तो इसका हो जाएगा आर्गन गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर 4s2 और 3d8 सड़क प्लेट। अब देखिए निकिल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 2+ में। तो जब 2+ में हो गया तो 4s के इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, आर्गन 4s के इलेक्ट्रॉन गायब और 3d8 होगा। आइए इसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं बच्चों। ये देखिए 3D में कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, फिर 4s, फिर 4p, ये हो गया 4p, 1 2 3, 4s, 3d।
अब देखिए इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें पेयरिंग नहीं कराएगा क्योंकि नेचर ऑफ लिगेंड वीक फील्ड है, पेयरिंग नहीं कराएगा। और कितने ऑर्बिटल की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल कहां से मिलेंगे, तो एक एस और 3 पी ऑर्बिटल आपस में मिलकर ओवरलैप हो जाएंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये बात आपको समझ में आई की गई, तो आई होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3। और जब sp3 हाइब्रिडेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सबको पता है कि ज्योमेट्री कैसी बनती है। तो जब sp3 जो ये हाइब्रिडेशन होता है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनती है। कैसी टेट्राहेड्रल बनेगी, तो पीछे तो देखो आगे तो देखो सेंट्रल मेटल एटम है, निकिलवा है, इस निकिलवा को रखेंगे और इसके साथ 4 क्लोरीनवा को जोड़ेंगे। ये देखिए निकिल के साथ 4 क्लोरीन, एगो क्लोरीन कपार पे, एगो क्लोरीन दाहिने हाथ में, एगो बाएं हाथ में, एगो पैर पर। ये हो गई आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये हो गया टेट्राहेड्रल। समझ में आया कि आया, तो आया। अब पूछा जाएगा कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो कैसे बताओगे, ध्यान दीजिएगा जरा सज्जनों, कृपया ध्यान दीजिए। देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो नेचर होगा बच्चों पैरामैग्नेटिक। ये बात आपको समझ में आ रही है। और जब पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा, तो म्यू इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 2। तो अंडर रूट n कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 2 4 दूनी 8, यानी म्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 8, यानी म्यू इक्वल टू 2 लगभग इक्वल टू 2.8 बोर मैग्नेटॉन। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे निकाल लोगे बच्चों, बताइए, ऐसे निकाल लोगे? अंडर रूट 8 है, तो अंडर रूट 8 को जब सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स टू हो जाएगा 2.8 बोर मैग्नेटॉन। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो नेचर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, तो नेचर हो जाएगा डायमैग्नेटिक। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वीक फील्ड लिगेंड है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैसे चाहिए, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कैसे ये डिफरेंट करेंगे, तो सिनॉक्स के कैसे, अगर डोनर एटम कार्बन या नाइट्रोजन है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऑक्सीजन या हेलोजन है तो वीक फील्ड। ये बातें आपको समझ में आई। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से उनके स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए आपको मैंने बताया था नाइट्रिक, आई बर्बादी सनी कल से फरार, ओह ऑक्जेलेटो पानी में नशा, EDTA अमोनिया इन कोलंबो, कनाडा कोलंबो। इसमें आपने को मैंने शुरू में ही बताया था, उस ट्रिक से जो पहले आएगा, सबसे पहले है आयोडीन, उसका सबसे वीक लिगेंड है, सबसे लास्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो इसमें लिगेंड के स्ट्रेंथ को बताने के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल करेंगे, और लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, इसके लिए हम लोग सिनॉक्स ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, CNOX। जब कार्बन नाइट्रोजन डोनर एटम तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो वीक फील्ड। ये बातें आपको समझ में आई हैं। तो बच्चों इस तरह से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर समाप्त हुआ।
अब आपके साथ एसिड बेस के रिएक्शन के साथ मिलेंगे, एसिड बेस कॉन्सेप्ट के साथ। एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आपको अगला लेक्चर में मिलेगा। तो तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद सूरज सर। बाय बाय बेटा, सी यू। और हाँ, चलते चलते एक बात और कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।